अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं बच्चों। हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 21 पे और आज हम लोग चैप्टर नंबर 21 का लेक्चर नंबर स्टडी करेंगे 12। कुछ दिनों का बच्चों गैप आया, मैं कुछ मसरूफ़ था जिस वजह से कंटिन्यूस जो है वो लेक्चर्स अपलोड नहीं हो सके, लेकिन अब मैं फ्री हूँ। इंशाल्लाह अब जो है वो जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स के रह गए हैं, उसको मैं जल्द अज जल्द कंप्लीट करता हूँ ताकि आप लोग जो है वो बिफ़ोर टाइम एक तमाम जो चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर सकें और तमाम लेक्चर्स को अच्छी तरह से सुनकर उससे आप लोग अपने तमाम टॉपिक्स की तैयारी कर सकें। ऑलराइट बच्चों, तो हम लोग थे बच्चों लेक्चर नंबर 11 पे, लास्ट चैप्टर नंबर 21 के, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है बच्चों, हमने पढ़ा था कि दो किस्म के होते हैं, जिसमें एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन थे और एक आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन थे। राइट। नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन जो है बच्चों, उसकी एग्जांपल रेडियो एक्टिविटी है, जिसमें कोई भी जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो अल्फ़ा बीटा या गामा रेडिएशंस को इमिट करता है और उससे फिर एक नए न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है, जिसमें एक न्यूक्लियाई जो है उसको पेरेंट न्यूक्लियाई और दूसरे को हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन की एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जांपल जो है बच्चों वो थे आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन, और उसमें हमने ये देखा कि एक जैसे हीलियम को अगर नाइट्रोजन जो न्यूक्लियाई है उसके साथ कोलाइड करवाया जाए तो उससे नए न्यूक्लियाई जो है वो बनते हैं। ये एक आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन की एग्जांपल में हमने पढ़ा था। आज का बच्चों हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ न्यूक्लियर फिशन, और ये जो न्यूक्लियर फिशन है ये आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन की एक एग्जांपल है। न्यूक्लियर फिशन जो है ये बच्चों एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसमें हम किसी न्यूक्लियस को, हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करके उसको हम, या यूँ कह लें कि हम किसी हैवी न्यूक्लियस को स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट करके उसको दो छोटे न्यूक्लियाई में या स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। तो आज का बच्चों लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, और इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग कंप्लीट करते हैं। आप लोग अपने नोट्सेस जो हैं वो अपने पास रखें, टेक्स्ट बुक अपने पास रखें, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस लेक्चर में आप लोग सुने उनको ज़रूर नोट कीजिए। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डेफिनेशन से। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन हम किसे कहते हैं, और सॉरी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है वो न्यूक्लियर फिशन जो है या न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है वो हम किसे कहते हैं। तो इसको डिफ़ाइन करेंगे बच्चों, हम डेफिनेशन लिखेंगे तो हम कहेंगे अ न्यूक्लियर फिशन a nuclear fission or a nuclear fission reaction, दोनों इसको कह सकते हैं। a nuclear fission reaction is a process in which a heavy nucleus splits up into two nuclei of almost equal sizes along with number of neutrons and energy। राइट। ये जो इस तरह से हम लोग न्यूक्लियर फिशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर फिशन याद रखिए बच्चों, एक न्यूक्लियर फिशन जो है इसको हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, और बच्चों याद रखिए कि ये आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन की एक एग्जांपल है। राइट। ये न्यूक्लियर फिशन जो है दैट इज़ आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन की एग्जांपल है। सो अ न्यूक्लियर फिशन और nuclear fission reaction or an artificial nuclear reaction is a process। ये जो एक प्रोसेस है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस जो है, लेट्स से बच्चों हैवी न्यूक्लियस की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे यूरेनियम है बच्चों,
यूरेनियम 23592 ये एक हैवी न्यूक्लियस है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो मास नंबर है दैट इज़ 235, जिसका मतलब है बच्चों इस यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर 235 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो ये एक हैवी न्यूक्लियस है। और ये बच्चों अनस्टेबल भी है, तो अनस्टेबल भी है ये। तो अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स अप इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइजेस। तो ये जो बच्चों यूरेनियम है ये एक हैवी न्यूक्लियाई है और ये स्प्लिट हो जाएगा दो लाइटर न्यूक्लियाई में जिनके साइज ऑलमोस्ट सेम होते हैं। और उसके साथ बच्चों अलॉन्ग विद इसके साथ क्या होगा, कुछ काम और होगा, वो ये होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो मिलेंगे और उसके साथ बहुत सारी एनर्जी भी मिलेगी। तो एक हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा दो लाइटर न्यूक्लियाई में, उसके साथ बच्चों न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और कुछ एनर्जी मिलेगी। तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम लोग बच्चों कहते हैं दैट इज़ न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन समझ आ गई। ये जो बच्चों न्यूक्लियर फिशन है ये सबसे पहले ये आपने याद रखना है, इसमें कुछ पॉइंट्स अब हमने बनाने। सबसे पहले बच्चों ये जो न्यूक्लियर फिशन है ये जर्मन साइंटिस्ट थे, बल्कि जर्मन केमिस्ट थे। न्यूक्लियर जो है वो केमिस्ट्री जो है इनका सब्जेक्ट था, न्यूक्लियर केमिस्ट्री सब्जेक्ट था। ये बच्चों दो साइंटिस्ट थे जिसमें एक थे ओटो हॉर्न और एक इनके स्टूडेंट जो है थे फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन। इन्होंने बच्चों सबसे पहले एक न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो परफॉर्म किया, एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इन्होंने परफॉर्म किया और उस न्यूक्लियर रिएक्शन में इनको काफ़ी जो है वो सक्सेसफुल जो है वो रिजल्ट्स मिले। तो सबसे पहला जो न्यूक्लियर रिएक्शन था जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई के साथ किया गया। ठीक है, एक तो ना बच्चों स्टेबल न्यूक्लियाई के साथ जो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 11 में स्टडी किया था न्यूक्लियर रिएक्शंस में, तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई के साथ जब हम अल्फ़ा पार्टिकल को कोलाइड करते हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो जब जो किसी स्टेबल न्यूक्लियाई के साथ कोलाइड करता है तो उसके नतीजे में मतलब नया न्यूक्लियस बनता है। जैसे बच्चों अल्फ़ा पार्टिकल को अगर नाइट्रोजन के साथ कोलाइड कराएं तो हमने पढ़ा था कि वो ऑक्सीजन और प्रोटॉन बनता है। ठीक है ना, वो तो स्टेबल न्यूक्लियर के साथ स्टेबल न्यूक्लियस के रिएक्शन था जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल को नाइट्रोजन के साथ कोलाइड करवाया था। लेकिन बच्चों ये जो रिएक्शन था जो ओटो हॉर्न और फ्रिट्ज ने करवाया था दैट वाज विद अनस्टेबल न्यूक्लियाई। और ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो उन्होंने जिसके साथ ये रिएक्शन करवाया था बच्चों दैट वाज यूरेनियम 23592। ठीक है, ये जो यूरेनियम 23592 जो है ये मतलब एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियाई है, इसके साथ इन्होंने ये रिएक्शन करवाया था। और बच्चों ये रिएक्शन इस तरह करवाया इन्होंने कि एक हैवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम है ये लिया दैट इज़ 235 एंड 92, इसके साथ बच्चों एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है वो इसके साथ कोलाइड करवाया। राइट, ये जो मैंने लिखा है N01 आप कह लें कि ये था स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। राइट, इसको बच्चों स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है उसमें स्लो होने की जो रीज़न है वो ये है कि हमने इस न्यूट्रॉन को, या जो ये न्यूट्रॉन है N10, इस न्यूट्रॉन को हमने इस यूरेनियम में एब्जॉर्ब करना है। ये जो यूरेनियम न्यूक्लियस है ये इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो यूरेनियम न्यूक्लियस है ये चेंज हो जाएगा और ये यूरेनियम न्यूक्लियस चेंज होके बन जाएगा 23692। राइट, तो यूरेनियम 23592 जब एक न्यूट्रॉन इसको एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर तो 236 हो जाएगा। तो दिस यूरेनियम 23692 इज़ मोर अनस्टेबल एज कम्पेयर टू यूरेनियम 235। तो फिर ये देखा जो उन्होंने कि ये जो यूरेनियम है ये स्प्लिट हो गया दो नए एलिमेंट्स में, और उसमें भी जो एक था बेरियम और दूसरा था क्रिप्टॉन। तो बेरियम बना Ba विच इज़ 141 एंड 56 प्लस दूसरा एलिमेंट बना क्रिप्टॉन विच इज़ 9236 प्लस यहाँ से मिले 3 न्यूट्रॉन और बहुत सारी एनर्जी। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन बच्चों करवाया सबसे पहले इन्होंने ओटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने। ठीक है, इन दोनों ने ये वाला रिएक्शन परफॉर्म कराया। तो अ स्लो न्यूट्रॉन, ठीक है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के अंदर एब्जॉर्ब करवा दिया। अब देखना इसको स्लो रखना है, स्लो अगर हम इसको स्लो नहीं रखेंगे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होगा तो ये न्यूट्रॉन इस
न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करके हो सकता है कि वो आगे पास कर जाए, आगे चला जाए, या कोई ऐसा कोलिजन हो जिसमें ये न्यूट्रॉन जो है वो इससे टकराए, इसको ब्रेक कर दे, या मतलब ये न्यूट्रॉन यहाँ से चला जाए। हमने ये करना है कि इस रिएक्शन में स्लो मूविंग इसलिए रखना है कि हमने इस न्यूट्रॉन को इस यूरेनियम का पार्ट बनाना है, हमने इस न्यूट्रॉन को इसके अंदर एब्जॉर्ब करवाना है, ठीक है ना। जब ये न्यूट्रॉन इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो नया आइसोटोप होगा ये यूरेनियम का, विच इज़ 236 × 92। फिर ये जो आइसोटोप होगा ये इटसेल्फ जो है वो हाईली अनस्टेबल होने की वजह से स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होके ये दो नए न्यूक्लियस, ये दो नए एलिमेंट्स बनाएगा, उसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स और एनर्जी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला रिएक्शन जो है ये करवाया गया। ये रिएक्शन बच्चों दोनों ने करवाया था, और एक्चुअली इस रिएक्शन में इन्होंने एक नया एलिमेंट डिस्कवर किया था, और बच्चों वो जो न्यू एलिमेंट था दैट वाज बेरियम। तो इसको हम डिस्कवरी ऑफ बेरियम जो है ये भी कह सकते हैं इस रिएक्शन को, कि आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्कवरी ऑफ बेरियम जो है 14156 जो है वो बताएं किस रिएक्शन के नतीजे में हुई थी, या कौन सा रिएक्शन है जो डिस्कवरी ऑफ बेरियम के लिए हमने याद रखना है। तो दैट वाज रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन परफॉर्म्ड बाय ओटो हॉर्न एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन, ठीक है बच्चों। और क्रिप्टन, इसके अलावा बच्चों ये जो ओटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन हैं इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और इन्होंने बेरियम के अलावा, ये आपने याद रखना है, बेरियम के अलावा और भी एलिमेंट्स बच्चों इन्होंने डिस्कवर किए थे, जैसे थोरियम, राइट, और इसके अलावा बच्चों इन्होंने यूरेनियम भी डिस्कवर किया, और प्रोटेक्टिनियम एक एलिमेंट है, ये भी फिर इन्होंने प्रोटेक्टिनियम भी डिस्कवर किया। इस तरह बच्चों ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे ये इन्होंने डिस्कवर किए, जिसमें रेडियम भी है, ठीक है, एक रेडियम जो है दैट वाज आल्सो, तो इस पर इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिशन, जिसमें एक हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट हो गया दो लाइटर न्यूक्लियाई में, जिनके साइज तकरीबन एक जैसे हैं। मतलब ये जो बेरियम है 14156 और क्रिप्टन जो है 9236 ऑलमोस्ट करीब हैं, और ये एक मतलब इसमें ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन को भी एक और तरह से देखते हैं, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लें, ये जो डेफिनेशन है, और इसको मैं लिखा रहने देता हूँ। तो इस रिएक्शन को जो आप लोग यूँ भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए जो ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस है, राइट। पहले आप लोग ये ज़हन बनाएं कि ये दिस इज़ जस्ट वन न्यूक्लियस। कितना छोटा सा न्यूक्लियस होगा, मतलब एक एटम में एक न्यूक्लियस है, तो ये एक एटम की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक एटम है यूरेनियम 23592 का एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमने एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करा दिया, राइट। तो एक न्यूट्रॉन इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। अब जब ये एब्जॉर्ब होगा तो एब्जॉर्ब होकर ये जो एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया, ठीक है, ये यूरेनियम 236 बन गया। अब पहले ये 235 है, लेकिन जब ये न्यूट्रॉन इसमें एब्जॉर्ब होगा तो अब ये जो क्या बन गया, अब ये बन गया 236। उसके बाद बच्चों जब ये 236 हो जाएगा तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो जाएगी। मतलब ऑलरेडी एक न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की रेशो चेंज होगी। ये बच्चों जो न्यूक्लियस है ये हाईली अनस्टेबल हो गया और ये स्प्लिट होगा। अब इसमें जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं अब वो चाहेंगे कि वो इस हाईली अनस्टेबल फॉर्म से एक स्टेबल फॉर्म जो है उसकी तरफ जाएं, तो उसमें फिर ये जो न्यूक्लियस होगा ये जो इस तरह से स्प्लिट करेगा और मतलब इस तरह से स्प्लिट करके ये आप कह लें कि कुछ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इस तरफ चले जाएंगे और कुछ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। और ये न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एक दूसरे को इस तरह स्प्लिट करेंगे। कुछ देर के बाद ये जो एक नया न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाएगा, राइट। दिस इज़ न्यू न्यूक्लियस, ये एक नया न्यूक्लियस आ गया और फिर एक और नया न्यूक्लियस बन गया यहाँ पे। तो ये न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की रेशो, ये जैसे आप कह लें कि बेरियम है, तो बेरियम जो है दैट इज़ 14156 और ये क्रिप्टन है, तो क्रिप्टन मीन्स कि ये होगा जो 92 एंड 36।
तो दोनों की जो स्टेबिलिटी है, इन दोनों की जो स्टेबिलिटी है वो बच्चों इस यूरेनियम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी से बेहतर है। यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और बहुत सारी एनर्जी भी निकलेगी। ये 3 न्यूट्रॉन्स क्यों निकलेंगे? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस हैं, ये जो नए न्यूक्लियस बनेंगे, ये न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की रेशो होगी वो इस न्यूक्लियस से बेहतर होगी। तो जो ये याद रखें कि हमने ये पढ़ा था कि स्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं उनमें न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की जो रेशो होती है वो एग्जैक्टली 1 होती है, जो हाईली स्टेबल है। ठीक है, और अगर कोई स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो वो उनकी जो रेशो है वो 1 से तकरीबन 1.5 अगर रहती है न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की रेशो, तो वो जो स्टेबल की तरफ चले जाते हैं। या यूँ कह लें कि जिस न्यूक्लियस की जो रेशो है वो 1 से 1.5 की तरफ चली जाती है, वो न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो इनका डिफरेंस है, यहाँ पर जो प्रोटॉन्स हैं वो 92 हैं और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की रेशो, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की रेशो इससे बेहतर है। या इसको हम स्टडी करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हवाले से, तो उसमें जो हम देखेंगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो बेरियम और क्रिप्टॉन की ज़्यादा है यूरेनियम से। तो बेरियम एंड क्रिप्टॉन आर मोर स्टेबल देन यूरेनियम। तो इस तरह से बच्चों ये एक मॉडल है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये कोई यूरेनियम का न्यूक्लियस है 23692, उसमें हमने एक न्यूट्रॉन को घुसा दिया और फिर वो 236 बन गया। 236 हाईली अनस्टेबल होकर स्प्लिट हो गया 2 न्यूक्लियाई में और वहाँ से 3 न्यूट्रॉन्स और एनर्जी भी निकलेगी। ठीक है, तो ये जो बच्चों 3 न्यूट्रॉन ये लिखा है ये इस रिएक्शन के हवाले से, यहाँ पे ये 3 न्यूट्रॉन हैं। अदरवाइज़ ये 2 न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं पॉसिबल। एक रिएक्शन ऐसा भी है जिसमें यूरेनियम 23692 जो है ये बच्चों ज़ीनॉन और स्ट्रोंशियम में कन्वर्ट होता है, उसमें ज़ीनॉन और स्ट्रोंशियम बनते हैं, तो वहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और बहुत सारी एनर्जी जो है वो इमिट होती है। तो इस रिएक्शन को बच्चों हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। सो न्यूक्लियर फिशन इज़ a nuclear fission or nuclear fission reaction is a process in which a heavy nucleus splits up into 2 nuclei of almost equal size along with number of neutrons and energy। ये तो 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, इनके साइज तकरीबन सेम होंगे। इन न्यूक्लियाई के बनते हुए बच्चों इनकी ये कोशिश होगी न्यूक्लियाई की कि इस तरफ भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स और इस तरफ भी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स जाएं दोनों ऑलमोस्ट सेम हो। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि यहाँ भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स और यहाँ भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की जो रेशो है वो एक जैसी हो जाए, एक जैसी तादाद हो जाए। लेकिन चूंकि ऐसा हो नहीं सकता, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी नहीं हो सकती, तो लेकिन फिर भी वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे कि जहाँ उनकी रेशो जो है वो 1 से 1.5 या 1 की तरफ जाए, जो कि एक स्टेबल न्यूक्लियाई की रेशो है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से न्यूक्लियर फिशन का जो प्रोसेस है वो इस तरह से होता है। ऑलराइट, अब जो किसी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, जो कंजर्वेशन लॉज हैं, वो बच्चों इसको ओबे करते हैं। यानी अब इसमें आप लोग ये पॉइंट नोट करें, नंबर 1 कि इन फिजन रिएक्शन कंजर्वेशन लॉज आर ओबेड। ठीक है, ये भी जो आपने बात याद रखनी है कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के अंदर कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो आपने याद रखने हैं कि ओबे होते हैं। जैसे जो अभी मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिखता हूँ तो यूरेनियम 236 और 92, यूरेनियम 235 92, इसमें एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ, इससे बच्चों ये बन गया यूरेनियम 236 92 और फिर ये न्यूट्रॉन जो है ये यूरेनियम ब्रेक हुआ, इसमें बच्चों बेरियम बना 141 56 और बच्चों क्रिप्टन बना विच इज़ 92 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी। मसला बच्चों यहाँ पे आप पहला देखें, पहले आप लोग देखें कंजर्वेशन ऑफ मास देखें। अगर बच्चों यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास देखें तो दोनों तरफ जो है जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं वो अगर आप देखें तो कंजर्वेशन ऑफ मास में बच्चों यहाँ पे 236 हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इस साइड पे, और अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे बच्चों 141 प्लस 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स, अगर इनको ऐड करें हम तो दैट ऑल्सो एड्स अप टू 236। ठीक है, 141 प्लस 92 प्लस 3 95,
236 बनेंगे उस तरफ भी। और दूसरा बच्चों अगर हम देखें कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज को, तो यहाँ पे जो कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज है उसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे यूरेनियम का चार्ज जो है दैट इज़ 92, और अगर हम राइट साइड पे देखें बच्चों तो यहाँ पे हमारे पास 56 प्लस 36, अगर इसको हम ऐड कर दें तो ये भी 92 होगा। तो इट मीन्स कि किसी भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में जो कंजर्वेशन लॉज हैं वो हमेशा वैलिड होंगे, वो बेशक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो, ये इस केस में ओबे करेंगे, राइट। ये पहली बात आप लोगों ने नोट कर ली, ठीक है। चलें इसको यहाँ पे नोट करें, पॉज करके नोट कर लें। उसके बाद एक बात दूसरी बच्चों ये कि ये जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन था इसमें कुछ बातें ऐसी पता चली थी जो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन में पहले केस में नहीं थी। अगर हम लोग आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन का पहला केस देखें जिसमें हम किसी अल्फ़ा पार्टिकल को किसी नाइट्रोजन के साथ कोलाइड करवाते हैं तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन और प्रोटॉन मिलता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था न्यूक्लियर रिएक्शन में। लेकिन बच्चों इस केस में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है ये आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन का वो केस है जिसमें कुछ नई चीज़ें जो हैं वो नज़र आई थी। मसलन बच्चों इसमें ये चीज़ पता चली थी, नंबर 1, एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फिशन, 2 nuclei of almost equal sizes are obtained, ठीक है। ये बच्चों आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन का जो पहला केस था जिसमें हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल को कोलाइड करवाते हैं नाइट्रोजन से, उसमें ये नहीं था। उसमें जो 2 न्यूक्लियाई थे वो इक्वल साइज़ के नहीं थे, राइट। वो जो रिएक्शन था हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन वाला, वो था हमारे पास जिसमें नाइट्रोजन जो थी 14-7, जैसे वो जो हमारे पास था नाइट्रोजन 14-7, इसमें अगर हम एक अल्फ़ा पार्टिकल को कोलाइड करवाते हैं तो उसके नतीजे में जो हमें ऑक्सीजन मिलती है 17-8 और दूसरा हमें मिलता है प्रोटॉन। अब ये देखें बच्चों ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन है, लेकिन इस केस में ये जो नाइट्रोजन है ये एक स्टेबल न्यूक्लियाई है, ठीक है, लेकिन ये भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। लेकिन इस न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में ये जो हमें यहाँ पर न्यूक्लियाई मिले हैं दे आर नॉट ऑफ इक्वल साइज, ऑलमोस्ट इक्वल साइज। ये तो बहुत डिफरेंस है, ऑक्सीजन 17-8 और कहाँ प्रोटॉन, इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनके मैसेज में। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, लेकिन इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है ये रदरफोर्ड ने करवाया था इनसे पहले, लेकिन इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियाई के साइजेज़ हैं वो इक्वल नहीं हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है बच्चों उसमें जो न्यूक्लियाई के साइजेज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जब यूरेनियम 236 जो है वो स्प्लिट होता है तो उसमें जो स्प्लिट होकर बेरियम बनता है 14156 या क्रिप्टॉन बनता है, तो इस नतीजे में हमारे पास ये जो है बच्चों इस केस में ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं ये ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल साइज़, हम कह सकते हैं कि दोनों का जो साइज़ था वो इक्वल है, +3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, एनर्जी मिलती है। तो ये याद रखें, नॉट ऑफ इक्वल साइज़, ऑफ इक्वल साइज़। हालांकि दोनों बच्चों जो रिएक्शंस हैं ये मतलब आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन है। दूसरा पॉइंट बच्चों इसमें ये था, इसी पॉइंट के अंदर, कि इस फिशन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ये मिलती है। जो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन था उसमें एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, जबकि इस रिएक्शन में जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड, अ वेरी, दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख लेना आपने, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड, ठीक है। दूसरी इसमें ये फ़ायदा था, इसमें तो एनर्जी नहीं मिलती उतनी, तो इसमें ये एनर्जी मिलती है। तो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हम इस तरह से करवाएं या ये फिशन रिएक्शन हम करवाएं तो फिशन रिएक्शन में ये 2 चीज़ें हैं जो हमें इस आर्टिफिशियल रिएक्शन से जो हमें डिफरेंट करती हैं, ठीक है। अब ये जो बच्चों एनर्जी है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड, इसका भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एनर्जी जो है ये किस तरह से मिलेगी। तो तीसरे नंबर पे बच्चों हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन की कर्व से, और वहाँ से हम लोग ये एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप इसमें लिखें बच्चों कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई is greater than the original nucleus, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो रिएक्शन है हमारे पास ये जो हम रिएक्शन करवाते हैं यूरेनियम 23692 से, हम लोगों ने बेरियम लिया 14156 और क्रिप्टॉन लिया 9236 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी। अब जो इस रिएक्शन में राइट, यहाँ पे ये भी आप लोग नोट कर लें कि न्यूट्रॉन जो है उसको ऐड किया था 23592 में, तो उससे फिर हमें ये मिला। तो बच्चों इसमें आप देखें कि ये जो बेरियम और क्रिप्टॉन है, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये जो बाइंडिंग एनर्जी इनकी जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट 8.5 राइट। दोनों की जो एनर्जी है दैट इज़ ऑलमोस्ट 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स राइट, दैट इज़ ऑलमोस्ट 8.6 सॉरी, दैट इज़ ऑलमोस्ट 8.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और ये जो यूरेनियम है बच्चों, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज़ ऑलमोस्ट 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स राइट। तो आप ये देखें कि ये जो बेरियम है और ये जो क्रिप्टन है, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ज़्यादा है यूरेनियम 23692 से, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। यहाँ से आप देखें बच्चों, एक चीज़ हमने पढ़ी थी ये मास इफेक्ट वाले टॉपिक में और बाइंडिंग एनर्जी वाले में, कि किसी भी एलिमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी के प्रोपोर्शनल नहीं कहना आपने कहना है कि ये जो स्टेबिलिटी है किसी भी न्यूक्लियस की दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन राइट, विच इज़ BE/A। तो इसका मतलब है बाइंडिंग एनर्जी जो है वो बेरियम और क्रिप्टन की 8.6 है ऑलमोस्ट, तो दैट इज़ मच ग्रेटर देन 7.7। अगर हम इनका डिफरेंस कैलकुलेट करें तो इनका जो डिफरेंस है बच्चों दैट इज़ 8.6 माइनस 7.7, सो दैट मेक्स इट 0.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का है। तो ये जो बेरियम और क्रिप्टन है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये जो यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से कहीं ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो बेरियम और क्रिप्टन है दैट आर मोर स्टेबल देन यूरेनियम, और उसमें जो डिफरेंस है उनका दैट इज़ 0.9। इस डिफरेंस को जो हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व से भी देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, लेट्स से ये जो हमारे पास कर्व जो है जिसमें इस तरफ हम लोग लेते हैं मास नंबर, लेट्स से इस तरफ हम लोग ले लेते हैं मास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस तरफ हम लोग ले लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बच्चों, ये जो कर्व है हमारे पास, ये कर्व इस तरह से ऐसे ये कर्व जो है हमारे पास मिलती है हमें। यहाँ कहीं जाके बच्चों मिल जाता है हाइड्रोजन, यहाँ पे हमें मिलेगी हीलियम राइट 42, फिर जो हमें मिलेगा नाइट्रोजन मिलेगी, फिर कार्बन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और यहाँ कहीं जाके जो हमें लेट्स से यहाँ पे अगर हम लिख लें दैट इज़ 50, और इसको लिख लेते हैं ये 100 है, लेट्स से जो दैट इज़ 150, लेट्स से दिस इज़ 200, और यहाँ पे जाके हमारे पास आ जाता है 250। अब हमारे पास यूरेनियम जो है वो जो यहाँ कहीं होगी विच इज़ 236, सो यूरेनियम 23692, और हमारे पास यहाँ पे कहीं जाके सबसे जो स्टेबल है दैट इज़ 56, दैट इज़ आयरन राइट, वो तो यहाँ होगा। तो यहाँ पे जो फेरक होगा आयरन होगा 56 26, और 141 यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा बेरियम विच इज़ 141 एंड 56,
और 92 जो है हमारे पास आ जाएगा क्रिप्टन, राइट, 100 से भी पहले आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रिप्टन आ जाएगा विच इज़ 92 एंड 36। अब जो इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व से अगर हम लोग देखें तो हम ये देखते हैं कि ये जो यूरेनियम है इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, अगर आप देखें तो जो यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज़ 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट। ये आप लोगों ने नोटिस किया, यहाँ से थोड़ी सी कम है उससे, मतलब इसकी एनर्जी जो है दैट इज़ 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और इस कर्व पे ये जो बेरियम और क्रिप्टन है इनकी बाइंडिंग एनर्जी, ये कर्व में पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, ये देखें ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, तो इसका मतलब है बेरियम और क्रिप्टन की ऑलमोस्ट जो है दैट इज़ 8.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा। तो वैसे भी जो हमें पता है कि ऐसे तमाम न्यूक्लियाई जिनका मैस नंबर 50 से 100 है, जो इस रेंज में आता है, ऐसे तमाम न्यूक्लियाई जो 50 से 100 मैस नंबर में हैं, इन न्यूक्लियाई को जो हम कहते हैं दीज न्यूक्लियाई आर स्टेबल न्यूक्लियाई, राइट। तो दीज आर स्टेबल न्यूक्लियाई। अब ये जो ज़्यादा वाले हैं, ये वाले जो न्यूक्लियाई हैं जो इस तरफ हैं जिनका मैस नंबर 100 से ज़्यादा है, ये जो सारे न्यूक्लियाई जो हैं दैट आर अनस्टेबल, और ये जो हैं दैट आर ऑल्सो अनस्टेबल, राइट। ये हम पढ़ेंगे। तो हो ये रहा है कि ये जो यूरेनियम है 23692, यूरेनियम न्यूक्लियस 23692 जो है ये अनस्टेबल वाली साइड पे, और यहाँ से अनस्टेबल वाली साइड से जब ये ब्रेक होता है तो जो नए न्यूक्लियाई बनते हैं वो जो बेरियम और क्रिप्टॉन, वो आप देखें शिफ्ट हो गए टूवर्ड्स स्टेबल न्यूक्लियाई। ये जो रेंज है आप कह सकते हैं कि 50 to 100 मैस नंबर वाली ये जो रेंज है ये स्टेबल न्यूक्लियाई की है। तो क्रिप्टन तो एग्जैक्टली उसी रेंज में आ गया विच इज़ 92, और बेरियम उसके तकरीबन करीब करीब आ गया, मींस के बेरियम भी जो है वो शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स स्टेबल न्यूक्लियाई। तो ये देखें बच्चों, फिशन, न्यूक्लियर फिशन जो है ये ऐसा प्रोसेस जिसमें यूरेनियम जो है, ये यूरेनियम जो ब्रेक हुआ और बेरियम और क्रिप्टन बना, तो बेरियम और क्रिप्टन जो है वो दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शिफ्ट हैं स्टेबल न्यूक्लियाई वाली साइड पे, ठीक है। तो दैट इज़ न्यूक्लियर फिशन। आप ये भी कह सकते हैं कि फिशन में ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं, जो 100 से ज़्यादा मैस नंबर है, ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं अगर ये फिशन प्रोसेस करते हैं तो ये ब्रेक होते हैं नए न्यूक्लियाई में, तो वो नए न्यूक्लियाई वो बनेंगे जो इस रेंज में होने चाहिए 50 to 100 या इसके क्लोज होने चाहिए, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ज़्यादा है जो उनसे जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं। तो ये जो न्यूक्लियर फिशन हुई यूरेनियम 236 की, तो उसमें जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी 7.7 से बढ़ के हो गई 8.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो बेरियम और क्रिप्टॉन यहाँ पे बन गए, ठीक है बच्चों। यहाँ से भी आपको समझ आ गई कि इस तरह से ये बाइंडिंग एनर्जी शिफ्ट जो है वो यहाँ पर होगा। ऑलराइट, अब जो इसको और देखते हैं कि ये जो एनर्जी है वो रिलीज़ क्यों होगी। और नंबर 4 पॉइंट, वाई क्यू रिलीजेस, वाई क्यू रिलीजेस, वाई एनर्जी रिलीजेस। तो ये दोबारा देखें जो रिएक्शन, न्यूट्रॉन को ऐड किया यूरेनियम 23592 में, जिससे ये बना यूरेनियम 23692, और ये स्प्लिट हुआ बेरियम 14192 प्लस क्रिप्टॉन 14156 एंड क्रिप्टॉन 9236 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स एंड क्यू। तो ये क्यू जो है ये क्यों रिलीज़ होगी, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए बच्चों आप लोगों को मैं यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा जो मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। देखिए बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी जो है, ये जो क्यू एनर्जी है ये इसलिए रिलीज़ हुई क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ हुई। ये बच्चों आपने याद रखना है। देखिए बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि मैस डिफेक्ट हमने पढ़ा था कि मैस डिफेक्ट में बच्चों हमने ये कहा कि अगर कोई न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो सेपरेट फॉर्म में हैं, जैसा कि बच्चों हीलियम है, तो हीलियम में बच्चों 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स जो हैं अगर ये सेपरेट फॉर्म में हैं तो इनका मैस और है, ठीक है। और जब इसको हम कंबाइन कर देते हैं इन चारों को, और ये चारों एक हीलियम न्यूक्लियाई बना देता है, तो उस केस में जो इसका मैस होता है ये बच्चों कम हो जाता है, ठीक है।
इसका मैस ज़्यादा है और इसका मैस जो है वो कम हो जाता है। तो जब मैस कम होता है तो उस मैस में जो डिफरेंस होता है, अब यहाँ पे मैस ज़्यादा था, यहाँ मैस कम है, तो जो इजाफी मैस है वो कहाँ जाएगा? तो दैट मैस रिलीजेज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ कॉल्ड क्यू, दैट इज़ क्यू, या जिसको जो हम लोग क्या लेते हैं कि वो क्या है, दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। अब जो देखें इसमें आपने ये याद रखना है कि जब भी किसी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, जब भी कोई न्यूक्लियस बनता है, तो उस न्यूक्लियस बनने के अमल में उसका मैस जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर कि अगर वो न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो सेपरेट हों। और जब एक न्यूक्लियस बनता है और कंबाइंड फॉर्म में वो न्यूक्लियस होता है, या पार्टिकल या न्यूक्लियॉन्स कंबाइंड फॉर्म में हो जाते हैं, एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, तो मैस कम हो जाता है और जो इजाफी मैस होता है वो एनर्जी की फॉर्म में वहाँ पे रिलीज़ हो जाता है। ऐसा ही कुछ बच्चों यहाँ पे हुआ है। इस रिएक्शन में यहाँ पर ये जो क्यू है, जो एनर्जी है, वो भी इसी सिलसिले में इसी वजह से बाहर आई। अब देखें बच्चों, जब ये यूरेनियम ब्रेक होगा 236 और 92 यूरेनियम ब्रेक होगा, तो अब क्या हुआ है यहाँ पर बच्चों, फॉर्मेशन हुई है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई हुई है, यानी 2 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हुई है। अब ये समझें कि 236 जो है वो न्यूक्लियॉन्स थे, राइट। इस तरह से किसी जगह पे 236 न्यूक्लियॉन्स थे और ये 236 न्यूक्लियॉन्स जो हैं एक नए यानी कि एक प्रोसेस की वजह से चेंज हुए, इन्होंने 2 न्यूक्लियाई बनाए, तो एक तरह से ये न्यूक्लियॉन्स अलहदा हुए और फिर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए। ठीक है ना। ये 236 न्यूक्लियॉन्स जो हैं ये अलहदा हुए और फिर कंबाइन होकर 2 न्यूक्लियाई में चेंज हुए। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा प्रोसेस हुआ? न्यूक्लियर फॉर्मेशन का प्रोसेस, न्यूक्लियस फॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ, यानी बेरियम का न्यूक्लियस बना और क्रिप्टॉन का न्यूक्लियस बना, जिसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई हुई। तो वही बात बच्चों कि जब भी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये जो क्यू है ये बच्चों वो एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी है जो इन दोनों न्यूक्लियस की फॉर्मेशन की वजह से बनेगी। बात समझ में आई ना? कि जब भी, फिर से देखें एक दफ़ा, कि जब भी एक न्यूक्लियस फॉर्म होता है, जैसे जो ड्यूट्रॉन है, राइट, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी है आपको, हीलियम की एग्जांपल दी है कि एक प्रोटॉन है, लेट से अगर एक न्यूट्रॉन है, इसकी एग्जांपल ले लें। ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये बच्चों दोनों एक सेपरेट फॉर्म में है, तो इनका मैस ज़्यादा है। जब ये दोनों एक कंबाइंड फॉर्म में आ जाएंगे और प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक कंबाइंड फॉर्म में आएंगे तो इनका मैस कम होगा इन सेपरेट से। अब वो जो मैस कम हुआ है वो किस फॉर्म में रिलीज़ होगा? क्यू में। तो आपने यूँ याद रखना है कि एक्चुअली एक नए न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पर एक नया न्यूक्लियस बना है और इस नए न्यूक्लियस, जब भी नया न्यूक्लियस बनेगा उसके नतीजे में हमेशा एनर्जी रिलीज़ होगी। बल्कि इसको आपने एक मतलब सीधा याद रखना है, इस लाइन को याद रखना है, आपके काम आएगी इस तरह से। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई, व्हेन एवर अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड एनर्जी इज रिलीज्ड, ये आपने याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि बेरियम और क्रिप्टन 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हुए हैं, तो दोनों न्यूक्लियाई के बनने की वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। सो दिस क्यू इज एक्चुअली दिस एनर्जी विच इज रिलीज्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की। अब ये क्यू जो है ये कितनी होगी इसकी वैल्यू, अगर बच्चों इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कि ये वैल्यू कितनी होगी, तो अब देखें इसको यहाँ से हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें कि ये कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, तो ये कैलकुलेशन बच्चों यूँ हो सकती है। देखिए बच्चों यूरेनियम जो है उसमें कितने उसकी कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है यूरेनियम की। यूरेनियम की है बच्चों 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बेरियम और क्रिप्टन दोनों की हम एज्यूम करते हैं दैट इज़ ऑलमोस्ट 8.6। ठीक है, सो दिस इज़ 8.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप जो देखें इसका जो डिफरेंस है दैट इज़ 8.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट minus 7.7 million electron volt. So this is difference is equal to 0.9 million electron volts. तो कितना फ़र्क आया एक न्यूक्लियॉन या एक न्यूक्लियॉन की वजह से, ठीक है ना। दैट इज़ 0.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ फॉर 1 न्यूक्लियॉन। देखें बच्चों इसको इस तरह समझें कि ये जो यूरेनियम है इसकी है 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी इस पूरे यूरेनियम के एक पार्टिकल, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के हिस्से में कितनी एनर्जी आती है? 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इसकी एनर्जी है।
जब ये बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं तो बेरियम के एक न्यूक्लियॉन की एनर्जी है 8.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर एक न्यूक्लियॉन को मिल रही है 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इस तरह देख लें कि यहाँ पर एक पार्टिकल जो है यूरेनियम का, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, उसकी एनर्जी है 7.7, और यहाँ पर बेरियम और क्रिप्टॉन के जो एक पार्टिकल, उसकी एनर्जी है 8.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एक न्यूक्लियॉन का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का, राइट। यानी एक न्यूक्लियॉन जो है, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के हिस्से में जो एनर्जी आ रही है, यह कितना डिफरेंस आ रहा है एक न्यूक्लियॉन का। यहाँ पर वो 7.7 है एक न्यूक्लियॉन, यहाँ पे 8.6 हो जाता है उसी न्यूक्लियॉन। तो एक न्यूक्लियॉन के हिस्से में इतनी एनर्जी आ रही है। तो अगर ये पूरा न्यूक्लियस अगर हम देखें तो पूरे न्यूक्लियस में जो अगर देखें तो 235 से अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, जो कि एक ओरिजिनल न्यूक्लियस है, तो 235 जो है अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें 0.9 से तो वी गेट 211.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अगर एक न्यूक्लियस डिके करता है, यानी यूरेनियम का सिर्फ एक न्यूक्लियस जो है वो अगर बच्चों डिके कर जाता है तो उसके नतीजे में 211.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है ना। अगर एक यूरेनियम जो है, एक न्यूक्लियस अगर डिके करता है पूरा, तो उसके नतीजे में 211.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो है वो एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है, दिस इज़ टू मच एनर्जी, राइट। तो आप अंदाज़ा करें कि ये जो एक न्यूक्लियस है वो उसके साइज़ का आप अंदाज़ा करें कि एक न्यूक्लियस जो है वो कितना छोटा हो सकता है, एक एटम में एक न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस जो है यूरेनियम का 23592 का वो इतनी एनर्जी देता है, 211.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस प्रोसेस में, ठीक है। तो ये बच्चों इसकी एनर्जी का रिलेशन। लास्ट में बच्चों 0.5 जो है वो हम ये बनाते हैं कि जो न्यूक्लियर फिशन है वो जो स्ट्रेसमैन और ओटो हॉर्न ने किया था वो तो ये वाला था, दैट वाज द वेरी फर्स्ट न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। और यही न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है, इसमें अगर इन्हीं रिएक्टेंट्स को लेकर दोबारा फिशन करवाया जाए तो उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो भी मिलते हैं या मिल सकते हैं। मसलन जो उसमें अगर हम एक न्यूट्रॉन को एक यूरेनियम 23592 में अगर ऐड करवाते हैं और फिर वो 23692 बनता है, तो उसके नतीजे में जो ये भी हो सकता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिले। मिसाल के तौर पे इसमें जो ये भी हो सकता है कि स्ट्रोंशियम और मोलिब्डेनम भी मिले, राइट। स्ट्रोंशियम 13250 प्लस ये जो एलिमेंट है जिसका नाम है मोलिब्डेनम, राइट। सो MOLYB मोलिब्डेनम, MOLYB, this is MOLYBDENUM, right? So this is molybdenum, right? DENUM. So this element is MO, which is molybdenum, and this is 10142. तो इसका मास नंबर 10142, इसमें से 3 न्यूट्रॉन्स और एनर्जी। तो ये भी एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है जिसमें यूरेनियम 236 जो है ये स्प्लिट होगा स्ट्रोंशियम और मोलिब्डेनम में, और इसमें जो ये तक ऑलमोस्ट इनके जो साइज़ है वो इक्वल है। और इसमें जो ये भी पॉसिबल है कि ये रिएक्शन जो है वो इस तरह से हो कि न्यूट्रॉन यूरेनियम 23592 जो है ये यूरेनियम 23692 बने, और उसके बाद जो है ये इस तरह से इससे 2 नए जो है वो न्यूक्लियाई बने जिसमें जो जीनॉन और स्ट्रोंशियम है, ठीक है। जीनॉन 14054, जीनॉन 140 और 54, और दूसरा इसमें जो है ये जो स्ट्रोंशियम, राइट। तो ये हमारे पास दूसरा जो है एक जीनॉन और दूसरा हमारे पास स्ट्रोंशियम, which is 9438, स्ट्रोंशियम SR 94 and 38। इसमें 2 न्यूट्रॉन्स और बहुत सारी एनर्जी जो है ये मिलेगी, राइट।
तो ये जो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है ये मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो लाजमी नहीं, मतलब ये वाला जो रिएक्शन है जो करवाया था स्ट्रेसमैन ने और ओटो हॉर्न ने, वो वाला रिएक्शन, ये वाले जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है ये भी इसमें बन सकते हैं, ठीक है। तो हर रिएक्शन में ये देखें मुझे, इस रिएक्शन में, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में 2 न्यूट्रॉन्स जो है ये इमिट होंगे, निकलेंगे यहाँ से, और इस वाले रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो इमिट होंगे। ऑलराइट बच्चों, तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यूक्लियर फिशन। आई होप कि आप लोग इसको जो है, आप लोग इसको आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है, आइडिया इसका आपको मिल गया होगा। सो दिस इज डेफिनेशन, अ न्यूक्लियर फिशन और अ फिशन रिएक्शन is a process in which heavy nuclei splits into 2 nuclei of almost equal sizes along with neutrons and energy. So ये एनर्जी हमेशा रिलीज होगी because of formation of new nuclei. ऑलमोस्ट ऑलराइट बच्चों, तो आई होप आपको ये जो लेक्चर जो है ये आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं और आपको इसकी मुकम्मल जो है वो इसको प्रिपेयर करने में आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर स्टिल बच्चों कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं और उसको आप लोग मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं, हम उस पर बात कर लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और आपके उस क्वेश्चन को जो है जितना उसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें उसको करेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो इस लेक्चर को अच्छा से प्रिपेयर करें, अच्छा से पढ़ते रहें। आप लोगों से मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 13 फिशन चेन रिएक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।